हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो MOT आई है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई है, वो क्यों आई, यानी वो जो है उसका मेन पर्पस क्या था, मेन उद्देश्य क्या था, क्यों MOT थ्योरी क्रिएट करी गई। ठीक है, तो हुआ क्या कि जैसे जो O2 है, चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं पहले उसको लिख देते हैं। MOT थ्योरी, MOT थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअली क्या बताती है, बेसिकली जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में ये बताती है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। उसके अलावा ये बताती है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे से समझाती है। कोई जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, चलिए हुआ क्या कि जो O2 था, ऑक्सीजन था, O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल में क्या होता है ना, समझना ध्यान से इसको। जो O2 मॉलिक्यूल होता है इसमें आप देखेंगे तो ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में हैं, ये भी पेयर में हैं, ये सारे पेयरिंग इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, यानी जहाँ पर भी किसी ऑर्बिटल में रहेंगे ना तो पेयर के फॉर्म में रहेंगे, 2-2 हैं तो सारे पेयर के फॉर्म में ही रहते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो जब हम BBT की बात करते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात, या VSEPR वेस्पर थ्योरी की हम बात करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग नॉर्मली जो O2 का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और सारे के सारे इसमें क्या हैं, इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो किसके फॉर्म में है, पेयर के फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में है बच्चों, पेयर के फॉर्म में है। और जब किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में होते हैं, ध्यान से सुनो बात को। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में है, पेयर के फॉर्म में है, तो दैट मॉलिक्यूल शुड बी डायमैग्नेटिक। उसको क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। ध्यान से याद रखें, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड है। डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं आपको बता रहा हूँ। माना ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो किसी भी मैं मॉलिक्यूल को यहाँ पर लेके आया, अगर वो इस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होता है या हल्का सा रिपेल भी हो सकता है, तो उसको डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस फील्ड के अराउंड अगर आप किसी दूसरे मॉलिक्यूल को लेके आते हो, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है अगर, तो उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। ऐसे मॉलिक्यूल जो मैग्नेटिक फील्ड में के आसपास रखने पे, मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है उसमें रखने पे मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते हैं या हल्का सा रिपल भी हो सकते हैं, दीज आर नोन एज डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। वाइल द मॉलिक्यूल विच इफ दीज मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। अगर वो कहाँ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, तो उनको पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, समझो बच्चों। कंडीशन क्या होती है, अगर इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम देखेंगे कौन से डायमैग्नेटिक होते हैं और कौन से पैरामैग्नेटिक। देखो जैसे कोई ऑर्बिटल है, माना ये S ऑर्बिटल है या P ऑर्बिटल, कुछ भी हो सकता है ना, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो हमेशा क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। हमेशा क्या होता है, वो डायमैग्नेटिक होता है। ध्यान से सुनो, ये ट्रिक है, डाई मीन्स 2 होता है ना, डायमैग्नेटिक, तो पेयर्ड अगर होगा तो डायमैग्नेटिक होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा। बच्चों अगर कहीं पर भी जैसे S ऑर्बिटल हो सकता है, P ऑर्बिटल, अगर अनपेयर्ड है, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, चाहे एक अनपेयर्ड हो, 2 अनपेयर्ड हो, 3, 4, 5, कितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स, और जो सब्सटेंस होगा उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हम बोलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, चलिए इतनी कहानी आपको जरूर समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि जो O2 होना चाहिए, O2, इसमें सारे के सारे कैसे दिख रहे हैं आपको बताइए। पेयर्ड, सारे के सारे पेयर्ड दिख रहे हैं। अगर पेयर्ड हैं तो इट शुड बी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होना चाहिए, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, प्रैक्टिकली ये देखा गया, प्रैक्टिकली ये प्रूफ हुआ, प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था।
अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसमें कैसे होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चों, अनपेयर्ड। अब इस हिसाब से तो हम इसमें बता नहीं सकते, सारे के सारे हमें कैसे लग रहे हैं, पेयर्ड लग रहे हैं। इसलिए O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाने के लिए कौन सी थ्योरी हमारे पास आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ध्यान से देखिए इसको, बड़ी आसान थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, राइट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, बढ़िया से एक बार हम कंडीशंस देखते हैं। बने रहिए लास्ट तक बच्चों, है ना, पूरी कहानी आपको समझ में आएगी, गारंटी देता हूँ पूरी कहानी समझ में आएगी। ध्यान से एक बार देखिएगा इसको, ठीक है। मैं पहले कुछ इसकी पोस्टुलेट्स बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो मेन चीज़ें हैं वो कैसे कैसे हम बनाते हैं, उसको कैसे कैसे समझते हैं, ठीक है। पहली बात देखो, जब एटम होता है, जैसे एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और इनके ऑर्बिटल होते हैं, तो उनको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल बोला जाता है, ठीक है। लेकिन आपको मालूम है हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। अब ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल। क्या बन गया बच्चों, मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, मॉलिक्यूल बन गया। अब होता क्या है, ये थ्योरी क्या कहती है कि जब दो एटम आपस में कंबाइन होते हैं, हैविंग अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी और सेम एनर्जी, या तो उन दो एटम का आपस में सेम एनर्जी होनी चाहिए या लगभग सेम एनर्जी होनी चाहिए, तो वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। क्या कंबाइन होंगे, एटम है, इलेक्ट्रॉन जहां रहते हैं वो घर है उनका, यानी उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल जो है क्या होते हैं, एक दूसरे में कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। और मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन वहां भी रहेंगे मॉलिक्यूल में, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। यानी एटम का ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बनने वाला है, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कहानी इतनी आसान नहीं है, थोड़ा सा और सीखना हमें इसमें पड़ेगा, ठीक है। चलिए, होता क्या है, पहली कंडीशन यही है कि दो एटम अगर होंगे तो उनकी जो दो एटम जो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, उनके ऑर्बिटल की जो एनर्जी या उनकी जो एनर्जी होनी चाहिए दोनों एटम की, या तो सेम होनी चाहिए या अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ध्यान समझना बच्चों, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। जैसे एक s ऑर्बिटल है, या चलो p ऑर्बिटल में यहाँ पर ले रहा हूँ, एक p ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल है ना। एक एटम का p ऑर्बिटल ये है, दूसरे एटम का p ऑर्बिटल ये है। तो ये जैसे px है, क्या है, px। तो देखो ये py हो गया, क्या हो गया, py हो गया। तो ये px py आपस में कभी कंबाइन कर ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इनका जो सिमेट्री है वो सेम नहीं है, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है। ओवरलैपिंग के लिए या तो दोनों को ऐसा होना पड़ेगा या तो दोनों को ऐसा। तो उसको बोलते हैं बच्चों लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। सिमेट्री सेम होनी चाहिए। सिमेट्री सेम का मतलब ये है कि जो आपका एक्सिस होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। जैसे ये एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होनी चाहिए, यहाँ वाई एक्सिस नहीं हो सकती, सेम एक्सिस में होगा तभी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो दूसरा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर आपका एक्सिस अलग अलग है तो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, उसको जीरो ओवरलैपिंग भी हम कहते हैं, ठीक है। दो चीज़ें, दो पॉइंट यहाँ पर हो गए। तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो कहता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, कौन से ऑर्बिटल होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे बच्चों, ओएस लिख दे रहा हूं मैं ऑर्बिटल्स को। माना दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, दो, टोटल दो हैं, तो नए भी कितने बनने वाले हैं, नए भी 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ध्यान देना,
अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो नए कितने बनेंगे? 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, 4 ही क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये कैसे बनते हैं इसको हम ध्यान से देखते हैं। ये है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उतने ही नए क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। होता क्या है ना, यहाँ पर एक्चुअली जो एटम होता है उसमें, इसको समझिएगा जरा, मजा आएगा आपको। जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वेव के फॉर्म में घूमता है, इस तरीके से वेव के फॉर्म में घूमता है। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है किस फॉर्म में घूमता है? बोला मैंने आपसे, वेव के फॉर्म में घूमता है। ध्यान समझना। जैसे ये हाइड्रोजन का पहला एटम है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, दोनों आपस में कंबाइन होंगे, H2 बनाएगा, आपको अच्छे से मालूम है। माना दोनों का वेव जो है क्या है? सेम फेज, इसको सेम फेज बोलते हैं। जैसे ये घूम रहा है उसी तरीके से ये भी आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अगर सेम फेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सेम फेज। अगर सेम फेज में है ना, तो याद रखना, जैसे एक हाइड्रोजन का एटम ये है, दूसरा एटम ये है, दोनों के इलेक्ट्रॉन अगर सेम फेज में घूम रहे हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसको बोलते हैं। दोनों मिलेंगे तो एक बड़ा सा इसका, जो ये अभी ये आपको दिख रहा होगा, ये आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वेवलेंथ होती है, बढ़ जाती है। ऐसे ये बढ़ गई तो वेवलेंथ क्या हो जाती है? आपका लैम्डा बढ़ जाती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक, अब माना ये दूसरा है, ये पहला हो गया, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। दूसरा एक H एटम ये है, दूसरा H एटम, दो पॉसिबिलिटी होती हैं। ठीक है, देखो एक पॉसिबिलिटी, देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे थे तो एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो H और H हैं उनका जरूरी थोड़ी ना है उनका जो है सेम फेज होगा, उनका अलग अलग फेज हो सकता है। जैसे इसका ये, इसको आपका अप साइड है तो यहाँ क्या है? डाउन साइड है। क्रस्ट और ट्रफ बोलते हैं इसको। ठीक है, क्रस्ट होता है ये और ट्रफ होता है, दोनों अपोजिट हैं। तो जैसे ही ऐसा होगा ना बच्चों, आउट फेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? आउट फेज, ओवरलैपिंग या आउट फेज है, आउट फेज है। आउट फेज होने से इनका क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जो ये लैम्डा की वैल्यू हो जाती है कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम, डिक्रीज कर जाती है, और ये क्या करती है? आपकी इंक्रीज, है ना। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल में लैम्डा की वैल्यू थी वहां से यहां बढ़ जाता है और यहां क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो देखो दो तरीके से, कोई भी अगर दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो कितनी कंडीशन है? नया बनने की भी दो ही कंडीशन है, या तो ज़्यादा हो जाए या तो क्या हो जाए? कम हो जाए लैम्डा की वैल्यू। अब आपको ये जरूर मालूम होगा जो एनर्जी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू अगर बढ़ती है तो एनर्जी कम हो जाती है। समझना इसको, इसमें मजा आएगा आपको। इसी वाली कहानी को पूरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तीसरा ही पोस्टलेट मैं आपको समझा रहा हूं तो समझिएगा इसको ध्यान से। क्या समझा रहा हूं ध्यान से देखना। मैंने कहा ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये एनर्जी लेवल है, और इसमें ना बच्चों, इसमें दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक हाइड्रोजन एटम ये है। माना इन दोनों की एनर्जी बराबर थी, इक्वल थी, और इतनी थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, देखो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करे तो एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते ही लैम्डा की वैल्यू बढ़ गई। लैम्डा की अगर बढ़ेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इन दोनों से जो एनर्जी ये होनी चाहिए, एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। कब? जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन फेज होगा, सेम फेज में होंगे। ठीक है, इन फेज भी बोलते हैं सेम फेज को, सेम को क्या बोलते हैं? इन फेज भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आउट ऑफ फेज हो, आउट फेज हो तो क्या हो जाएगा? वेवलेंथ कम हो जाएगी, यानी अगर ये डिक्रीज करेगा तो एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। तो देखिए ये एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ में आई बात? तो ये रिजल्ट होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ये रिजल्ट होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। एटॉमिक ऑर्बिटल थे, आपस में रिएक्शन करा तो दो नए बन गए, तो इनका एग्जिस्टेंस बिल्कुल समाप्त हो जाता है बच्चों। अब ये रहे ही नहीं, अब ये बचे हुए हैं। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। जब दो ऑर्बिटल आपस में
दो एटम आपस में क्या करेंगे, दो एटम के दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जितने नए बनेंगे उसमें से 50% की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा होगी, जबकि 50% जितने भी बनेंगे 50% की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जिसकी कम है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है, उसी को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। जिसकी ज़्यादा एनर्जी होती है ना, उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। अब इसको दिखाते कैसे हैं, जो देखो, जो ये साई है बच्चों, साई ए बी है ना, साई ए बी है, और ये भी क्या है, साई ए बी है। यानी साई ए बी का मतलब होता है कि आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है वो कैसे बना है, वो बना है साई ए प्लस साई बी से बना है ना। और यहाँ कैसे बना है, साई ए माइनस साई बी से बना है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कभी कभी क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक एक ही ऑर्बिटल है, तो इसको सिग्मा स्टार से भी डिनोट किया जाता है और इसको नॉर्मली सिग्मा से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आई? तो ये पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए। और ये कहानी थी, देखो दोबारा बोल रहा हूँ, जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से लो एनर्जी का ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, जिनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। और हाई एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जनरेट किया जाता है। कहानी बहुत आगे तक जाती है बच्चों, लेकिन इतना भी आपको समझ में आया तो कहानी पूरी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरी एक और बात बता रहा हूँ बच्चों, चलिए इसको रफ कर देते हैं, पहले इसको नोट जरूर कर लेना। देखो बच्चों, मन से बैठोगे सीखने ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है सीखने से। ध्यान देना, आप खुद भी नहीं रोक पाओगे ना, आसानी से समझ में आ रहा होगा। हाँ, अगर मन नहीं है फिर उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको सिखा नहीं सकती है, ठीक है। तो इसलिए मन से बैठें और सीखें। जैसे एटम है, एटम में एक इलेक्ट्रॉन ना बच्चों एक न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, दूसरा एटम है एच का ही माना, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ। लेकिन जैसे ही ये बोलता है मॉलिक्यूल बनता है, तो मॉलिक्यूल में अब देखो, मॉलिक्यूल माना ये बना होगा ऐसे करके, है ना। तो ऐसे बना होगा तो देखना, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस से होगा, दूसरा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस से होगा। तो ये जो MOT थ्योरी है, कौन सी थ्योरी, MOT जो थ्योरी है, MOT जो थ्योरी है बच्चों, वो क्या कहती है, MOT थ्योरी कहती है कि जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका ये न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन, वो दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे। यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक ही न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा। हाइड्रोजन के केस में अगर दो होते तो दो एक ही के न्यूक्लियस, मोनोसेंट्रिक बोलते हैं, इसका सेंटर एक ही होता है, इलेक्ट्रॉनों के लिए एक ही होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनों, सारे इलेक्ट्रॉनों के लिए सेंटर कितने होने वाले हैं, दो सेंटर होने वाले। कितने सेंटर होने वाले बच्चों, दो। तीन, कोई ऐसा मॉलिक्यूल आएगा जिसमें तीन एटम आएंगे तो उसका ट्राइसेंट्रिक बोलेंगे, या ज्यादा आएंगे तो क्या बोलेंगे हम, पॉलीसेंट्रिक बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कोई भी हो, वो एक ही न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, उसको हम बोलते हैं यूनी या मोनोसेंट्रिक। अगर बच्चों हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल में देखेंगे सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उनके चारों तरफ घूमते हैं, उनको बोलते हैं हम पॉलीसेंट्रिक या डाइसेंट्रिक, हाइड्रोजन के केस में। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आगे हम क्या करने जा रहे हैं, देखो ये थ्योरी शुरू किस लिए करी थी, जल्दी बताएं बच्चों। ये थ्योरी शुरू करी थी हमने बेसिकली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नॉर्मली बताने के लिए, और बेसिकली ना ये थ्योरी कलर बताने के लिए यूज होती है, और मॉलिक्यूल का कलर वगैरह बताने के लिए, प्लस ऑक्सीजन का डाईमैग्नेटिक बिहेवियर, या किसी मॉलिक्यूल का डाई या ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक, नॉट डाई, ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर बताने के लिए, डाईमैग्नेटिक नहीं है उसको बताने के लिए थ्योरी हुई थी, बताई गई थी, क्रिएट हुई थी बच्चों। चलिए अब क्या करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। किसके अंदर आता है, MOT के ही अंदर आता है। उससे ये प्रूफ हो जाएगा, उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि जो आपका ऑक्सीजन गैस है वो डाईमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। चलिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखें यहाँ पे। अब मैं किसके लिए बना रहा हूँ बच्चों, अब MOT की जितने मैंने आपको पोस्टुलेट हैं वो आपको सब मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग वगैरह बच्चों वही अबाव हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होती है, ठीक है।
अब देखो ऑक्सीजन है O2 के एनर्जी लेवल डायग्राम को हमने यहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ MOT, ठीक है। तो देखो होता क्या है, मज़ेदार है बच्चों, बहुत आसान है, इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक यहाँ से दो ऑक्सीजन सेम ही होंगे ना, तो एक ही ऑक्सीजन हम यहाँ पर उठाते हैं, ऑक्सीजन का एटम उठा रहा हूँ मैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ। 1s2 2s2 एंड 2p4, है ना, 4 2 6 7 8 एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है बच्चों। आउटरमोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये है, आपको इतना भी आइडिया आता है, और इनर आपका जिसको कार्नर। तो अब हम क्या करते हैं, इन सब को, सब की बात कर रहा हूँ, इन सब को जो है एनर्जी लेवल हम डायग्राम पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं? एनर्जी लेवल डायग्राम हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ एनर्जी लिख देता हूँ मैं, यहाँ भी आपको एनर्जी ऊपर को इंक्रीज करेगी, ठीक है। और एक ऑक्सीजन इस साइड, ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन एटम, और दूसरा ऑक्सीजन एटम मैं इस साइड लिख रहा हूँ। बात समझ में आई? और इनका जो एनर्जी लेवल है वो इस तरीके से लिख रहा हूँ। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? जल्दी बोलो बच्चों। सबसे कम एनर्जी होगी 1s2 की, उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? बोलें 2s2, और उससे ज़्यादा एनर्जी होगी आपकी 2p4 की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी फिल कर देते हैं यहाँ, 1 2 3 4 सेम, क्योंकि दोनों एटम सेम हैं तो इसके सीधे इधर क्या होगा? 1s2 दूसरे एटम का हो जाएगा। फिर हम जाएंगे इधर, किधर है ना, इधर ये है 2s2 है। फिर हम जाएंगे बच्चों ये इधर है ना, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 2p4। अब मैंने आपको बताया था कि अगर दो ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो दो नए क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें से 50% की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको। देखो ये कम है एनर्जी, और 50% की एनर्जी क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है। तो दो थे तो दो नहीं बनेंगे, तो 50% एक होगा, 50% एक होगा। तो ये देखिए, कम ज़्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम यहां भी होगा, दो हैं तो एक, दो नए बनेंगे जिसमें से एक की एनर्जी कम और एक की एनर्जी ज्यादा रहेगी, ये। तो इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बच्चों यहां पर का केस ध्यान से समझिएगा, यहां का केस समझना ही सबसे जरूरी है, ठीक है। कितने हैं यहां पर? p ऑर्बिटल 3, यहां पर भी कितने हैं? 3। टोटल p ऑर्बिटल यानी टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हैं बच्चों? देयर आर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल। तो नए भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, जिसमें 6 का 50% कितना होता है? 3 होता है, यानी 3 की एनर्जी कम होगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और 3 क्या बनेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले यहां से। तो अब देखो यहां पर क्या होता है ना बच्चों, जब जो p ऑर्बिटल होते हैं, चलिए यहां पर बना दे रहा हूं, p ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं आपस में, तो याद रखना, आप सोचेंगे कि 3 ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी और 3 की ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं बताऊं ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो 3 की कम 3 की ज़्यादा होगी, ये फिक्स है ना, लेकिन तीनों की बराबर नहीं होती है, तीनों की बराबर नहीं होती है, तीनों की बराबर बिल्कुल भी नहीं होती है। क्या होता है देखिए, px बराबर py, px और py की एनर्जी हमेशा बराबर रहती है, जबकि pz की एनर्जी जो है चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है। अब यहां पर बता रहा हूं, जो यहां पर बता रहा हूं वो है ट्रिक, और उस ट्रिक से ही आपको हमेशा करना पड़ेगा। उसका रीजन भी बताऊंगा मैं बाद में, पहले आपको ट्रिक बता रहा हूं, वो ध्यान से देखना। देखो जब भी p ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, जब भी p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे, तो याद रखना 3 की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और 3 की एनर्जी कम होगी। इट इज कंफर्म, ये हमेशा कंफर्म है बच्चों। लेकिन मैंने क्या कहा, px और py की एनर्जी तो बराबर होती है, pz की एनर्जी या तो कम हो सकती है ज्यादा। एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा याद रखना उल्टा y बनता है। क्या बनता है? इन्वर्ट y बनता है। देखो एक ऊपर है और दो क्या है बच्चों? 2 ऑर्बिटल है नीचे। बात समझ में आ रही है? यानी एक ऑर्बिटल तो ऊपर बनेगा और 2 ऑर्बिटल कहां बनेंगे बच्चों? 2 ऑर्बिटल बनेंगे नीचे। देखिए है ना, ये उल्टा y है, ये देखो y है ना, ये तो एक पॉइंट यहां, 2 पॉइंट यहां। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों उल्टा इन्वर्ट y बनेगा। एंटी बॉन्डिंग में हमेशा कैसा बनेगा बच्चों? इन्वर्ट,
वर्ट वाई बनेगा, हमेशा इन्वर्ट वाई बनेगा, ध्यान से रखना, उल्टा वाई, इन्वर्ट वाई बनेगा। क्या बनेगा? इन्वर्ट वाई बनेगा। क्या बनेगा? जल्दी बोलो बच्चों, हमेशा की बात कर रहा हूं। जब भी 2p या 3p कोई भी आपका क्या होगा, p ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे होंगे, एंटी बॉन्डिंग में हमेशा क्या बनेगा? इन्वर्ट वाई बनेगा। क्या बनेगा? इन्वर्ट वाई। इतनी कहानी समझ में आती है? ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, बॉन्डिंग में चेंज होता है। बॉन्डिंग में इन्वर्ट वाई भी बन सकता है। इन्वर्ट वाई इसको बोलेंगे, देखो इन्वर्ट वाई इसको बोलेंगे, और इरेक्टेड वाई इसका उल्टा, इसको इरेक्ट वाई बोलेंगे। ठीक है, इसको इरेक्ट वाई मतलब सीधा वाई बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? या सीधा वाई है नॉर्मली। ठीक है, तो अब कब यहां पर देखो, यहां जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बनता है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बस यही एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन 14 मोर देन 14 होंगे, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, कहाँ के इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन बच्चों, जो भी आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया होगा, जैसे O2 मॉलिक्यूल है तो एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, दोनों में कितने हो जाएंगे? 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ध्यान समझना। उसी तरीके से C2 अगर आपको दिया था, माना C2 दिया था, तो इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक कार्बन में 6 होते हैं, दूसरे में कितने? 12। तो अगर ये टोटल इलेक्ट्रॉन, इन जो भी ऑर्बिटल, जिसका भी ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम हमने एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है, उसमें अगर टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 होंगे ना, तो जो यहाँ का बॉन्डिंग है वो हमेशा मोर देन 14 है, तो इरेक्ट वाई बनता है, सीधा वाई बनता है, यानी 2 रहेंगे अप साइड और एक रहेगा डाउन साइड, ऐसे बनेगा बच्चे। बस इतना कहानी है इसके, और कुछ नहीं। ठीक है, अगर 14 यहां पर लिख देता हूं मैं, ये हमेशा सीधा वाई बनेगा। ठीक है, इरेक्ट वाई बनेगा। 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है टोटल, जो भी मॉलिक्यूल हमें दिया गया है ड्रॉ करने के लिए, जिसका एनर्जी लेवल, तो याद रखना हमेशा वाई कैसा बनेगा? इनवर्ट बनेगा, यानी एक ऊपर रहेगा और 2 कहाँ रहेंगे? नीचे रहेंगे। और 14 से अगर ज़्यादा, यानी 15, 16, 14 या 14 से कम होंगे तो ये 14 से ज़्यादा 15, 16, 17, तो हमेशा 2 ऊपर और एक पी ऑर्बिटल, यानी ये px इक्वल टू पी वाई है बच्चों, और ये क्या है? पी जेड है। अकेला जो होगा वो पी जेड होगा, और जो 2 एक साथ होंगे वो px इक्वल टू पी वाई होंगे। ठीक है, तो अब आप मुझे यहां से कंफर्म करके बताएं, जल्दी से बताएं बच्चों, यहां से कंफर्म करके बताएं कि ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 से ज्यादा है या 14 या उससे कम है? तो आंसर आपका रहेगा O2। इन केस ऑफ O2 देयर आर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। अगर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो जो बॉन्डिंग का बनेगा, जल्दी बोलो, बॉन्डिंग का हमेशा कैसा बनेगा? बॉन्डिंग का हमेशा बनेगा बच्चों सीधा वाई बनेगा, यानी सीधा वाई का मतलब होता है 2 अप साइड, एक डाउन साइड। कहानी क्लियर होगी पक्का बच्चों? और मैंने आपसे बोला है एंटी बॉन्डिंग का तो हमेशा कैसा बनता है? जल्दी बोले, एंटी बॉन्डिंग का हमेशा बनता है इन्वर्ट वाई, यानी एक अप साइड रहेगा और 2 कैसे रहेंगे बच्चों? आपका डाउन साइड। ये देखो ना, वाई अगर बनाता है ऐसे बनता है, देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, है ना, तो ये इन्वर्ट वाई बनेगा हमेशा एंटी बॉन्डिंग का। ठीक है, दैट इज द आंसर। बस इतना बना देना है। नाउ यू हैव टू फिल इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ योर हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पावली वगैरह को सबको सेटिस्फाई करते हुए आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे, यानी टोटल वी हैव टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से शुरू करना है बच्चों 1, इसकी एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो दूसरा यहीं फिल करना पड़ेगा। अगर एनर्जी बराबर होगी तो 1 पहले हाफ फिल, देन यू हैव टू फुलफिल, राइट। तो 1, 2, टोटल कितने? 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ध्यान से देखना, 9, 10, 11, अब यहाँ नहीं आएगा, इधर आएगा, 12, 13, 14, 15, 16, ये बच्चों मैंने भर दिए हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे ये बन जाता है, इनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है बच्चों। दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये कैसे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, जो इस लाइन से नीचे होंगे, इस केस में पी के केस में बॉन्डिंग, और ये एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपको बच्चों जैसे ही ये बन गया एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन एटम, ये तैयार हो गया हमारा, और उसमें हम देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन फिल वगैरह करके मैंने रख दिया है। अब आप ये बताइए कि इस केस में क्या एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल, ये एंटी बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन है इस केस में। या ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या आपको? जल्दी बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? यहाँ पेयर्ड
पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, ये सारे, अच्छा यहाँ अनपेयर्ड है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं? देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ O2। बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये प्रूफ कर रही है कि जो ऑक्सीजन गैस है बच्चों, दैट हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दो क्या है बच्चों, जल्दी बोलो, दो हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ठीक है। अगर अनपेयर्ड है तो बताइए डायमैग्नेटिक होगी ऑक्सीजन गैस या पैरामैग्नेटिक होगी? आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन गैस विल बी पैरामैग्नेटिक एंड इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। कहानी समझ में आ गई ना बच्चों? ठीक है, इतनी कहानी समझ में आएगी। चलिए बहुत बढ़िया, इसको फटाफट से एक बार नोट करें। और जो मैं यहाँ ट्रिक मैंने बताई 14 मोर देन 14 लेस देन 14 वाला, वो केस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों, ठीक है। वही केस जो है एग्जाम में आपको फंसाता है, वही केस से आपके कॉन्सेप्ट आते हैं। चलिए एक और चीज बता रहा हूं, अभी हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन बिहेव्स एज पैरामैग्नेटिक। अब हमें क्या प्रूफ करना है? बॉन्ड ऑर्डर भी तो प्रूफ करना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर भी प्रूफ। अच्छा बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूं, जहां पर ना बच्चों इस तरीके से ना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर सकता है, तो एक कलर भी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है ना, या ये यहाँ से यहाँ, तो यहाँ कलर भी देते हैं, ये कलर्ड भी देते हैं। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं जनरली दे आर कलर्ड इन नेचर। ध्यान से सुनो मेरी बात, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं। आपको ये बताना है ऑक्सीजन गैस का कलर कैसा होता है। अगर ये देखो ये यहाँ से जंप कर सकता है ना पैरामैग्नेटिक, तो कलर्ड होगा। तो बताना है आपको व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन गैस, होती है कि नहीं होती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों कि बॉन्डिंग और बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है, हमें ये मालूम है ना कि O और O के बीच जो है डबल बॉन्ड होता है, ये हमें ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। अब इस थ्योरी से प्रूफ भी करेंगे, बड़ा आसान है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बस ये फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको याद रख लेना है आपको। इस एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, इस वाले के लिए ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, इस वाले के लिए ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग। याद है ना सबको? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो आपको कुछ नहीं करना है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट कर लेने हैं। तो इस वाले के लिए मैं पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा, तो इस लाइन से नीचे वाले होंगे 2 ये हो गए, ये एंटी बॉन्डिंग है, इसको काउंट नहीं करूंगा। फिर यहाँ आऊँगा, ये 2 ये हो गए, 4 हो गए। फिर इधर आऊँगा, ये कितने हो गए? 6, 2 8 2 10। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग का मतलब इस वाले के लिए एंटी बॉन्डिंग ये थे, इस वाले के लिए ये थे, इस वाले के लिए ये थे। तो यहाँ भी 2 2 और 2, टोटल कितने हैं? 2 2 एंड 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ, अगर आगे बढ़ाऊंगा मैं बॉन्ड ऑर्डर के लिए, तो ये देखो बच्चों ये कट जाएगा आपका, यहाँ पर 4 आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ आपका आंसर आएगा 2। कितना आंसर आ जाएगा? 2। तो ये बॉन्ड ऑर्डर, दोनों एटम के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही होता है बच्चों। तो ये भी प्रूफ कर देता है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है फॉर O2 अकॉर्डिंग टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बच्चों because this diagram have 2 unpaired electron, that's why oxygen will be paramagnetic in nature, and on the basis of this formula the bond order of 2 oxygen atom have double bond, which is correct, right? तो ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, O2 will be पैरामैग्नेटिक, राइट। तो बच्चों ये कहानी थी। इसी तरीके से बच्चों बहुत और भी कहानियां होती हैं। ऑक्सीजन 2, जैसे इस पर भी आप इसको निकाल सकते हो, O2 2 नेगेटिव पे निकाल सकते हो, N2 का निकाल सकते हो, N2 2 नेगेटिव का निकाला जा सकता है, F2 का निकाला जा सकता है, C2 का निकाल, इस तरीके से बहुत होमोडायटोमिक के लिए तो आप बड़ी आसानी से इसी मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसका डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इनका ट्राई करें, अगर नहीं आएगा कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बढ़िया से पढ़ें बच्चों, मेहनत करेंगे तो आप ही का ये मान के चलिए काफ़ी कंपटीशन वगैरह क्लियर होगा, अच्छे से लाइफ आगे जाके सेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए खूब मेहनत करें, बढ़िया से करें, मन से पढ़ें बच्चों, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।